सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे एक ऐसे अजीब प्रस्ताव, एक निरर्थक प्रस्ताव की, जो बाबा साहब ने यहाँ पे ठुकरा दिया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संघीय ढांचा समिति की 26वीं बैठक में 28वीं बैठक 23 सितंबर 1931 को होती है। संपूर्ण कार्रवाई 28वीं बैठक की हम लेकर उपस्थित होंगे 23 सितंबर 1931 को। साथ ही साथ शेष भाग जो 26वीं बैठक का है, जो यहाँ पर हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है, क्योंकि संघीय ढांचा समिति में विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर दो सदनों की व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए। दो सदनों में कौन कौन से लोग उच्च सदन में होंगे, कौन लोग निम्न सदन में होंगे, इस पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सम्मानित साथियों, यहाँ पर जो 26वीं बैठक होती है वो हमने आपको पहले भी अवगत कराया है। 26वीं बैठक होती है 21 सितंबर 1931 को, और इसके बाद इसका शेष भाग अभी हम लेकर उपस्थित होते हैं। और इसके बाद 28वीं बैठक 23 सितंबर 1931 को संपूर्ण भाग लेकर हम उपस्थित होंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि चूंकि महत्वपूर्ण कार्यवाही संघीय ढांचा समिति की है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये सारे प्रावधान सम्मिलित होते हैं, और ऐसे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि कितनी अहम भूमिका बाबा साहब की थी जब भारत सरकार अधिनियम 1935 बनता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप देखेंगे, खुद महसूस करेंगे कि बाबा साहब की भूमिका वास्तव में बहुत अहम यहाँ पे रहने वाली है। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, श्री गोविंद जोन्स, क्या आपका ये विचार है कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों में दोनों सदनों के बीच के संबंधों को इसलिए और इस कारण परिभाषित किया गया है कि उन्हें ये बात मालूम थी कि वे संघीय प्रणाली की सरकार के लिए संविधान बना रहे हैं। श्री गोविंद जोन्स कहते हैं कि जी हाँ, निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर, तब कनाडा के संविधान ने इन दोनों सदनों के बीच के संबंधों के बारे में कोई नियम क्यों नहीं बनाए। माननीय मोहम्मद शफी कहते हैं, इसलिए कि यह एक सामान्य नियम है कि ये संबंध वैसे ही होंगे जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के हैं। तब बाबा साहब क्या कहते हैं, इससे पहले हम आपको बता दें आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। और अब बाबा साहब जवाब देते हैं। बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से एक एकात्मक सरकार बनती है, न कि संघीय सरकार। मैंने कहा था कि इसका एकात्मक या संघीय रूप की सरकार से कोई संबंध नहीं है। और अगर आप मुझे कुछ आगे कहने की अनुमति दें तो मेरा कहना है कि विभिन्न डोमिनियनों ने जब वे अपने अपने संविधान बना रहे थे, अपने अपने संविधानों में इन दोनों सदनों के संबंधों को वैसा ही निश्चित किया है जैसा उन्होंने तब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच देखा था। वे इन संबंधों को न तो संघीय न एकात्मक के लिए बना रहे थे। कनाडा का संविधान कहता है, बाबा साहब बोल ही रहे थे कि अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बाबा साहब को रोक देते हैं, टोक देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, कृपया आप श्री गोविंद जोन्स को भी बोलने दें। तब श्री गोविंद जोन्स कहते हैं कि मैं इतना ही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान संघीय संविधान है। तब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, निश्चित रूप से। श्री गोविंद जोन्स कहते हैं, मैं ये भी कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे अधिक लोकतांत्रिक देशों में से एक है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं इससे सहमत हूं। श्री गोविंद जोन्स कहते हैं, अगर उन्होंने इन सभी सुरक्षा उपायों को जरूरी समझा था, तब मेरा विचार है कि हम इन्हें भारत में अपना लें। तब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, वो एक दूसरी बात है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया वो अलग बात है। यहाँ विचारणीय है कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने इस संबंध में जो प्रावधान किया गया है वह इसलिए कि वे लोग संघीय संविधान चाहते थे। मेरा कहना है कि उन्होंने अपना संविधान बनाते समय इंग्लैंड के संविधान में जो पाया वैसा ही अपना लिया। 28वीं बैठक 23 सितंबर 1931 को होती है। मध्य संख्या 1 में, चूंकि बाबा साहब की यहाँ अहम भूमिका रहने वाली है 28वीं बैठक में, और 27वीं बैठक ठीक एक दिन पहले यानी कि 22 सितंबर 1931 को हुई होगी, क्योंकि 26वीं बैठक 21 सितंबर को होती है, बीच में 22 सितंबर है, तो स्वाभाविक तौर पर हम ऐसा मान सकते हैं। 23 सितंबर 1931 का इसलिए जिक्र है क्योंकि बाबा साहब का यहाँ पर बहुत अहम रोल रहा है 28वीं बैठक में। तो 28वीं बैठक में यहाँ पर बाबा साहब एक ऐसे
सुझाव को ठुकरा देते हैं जो महाराजा बीकानेर के द्वारा सुझाव दिया जाता है। आखिर वो सुझाव क्या है जरूर जानेंगे बस कुछ ही देर के बाद में। संघीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या और इसके गठन को लेकर आज बात होगी 28वीं बैठक में 23 सितंबर 1931 को। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं उप मद संख्या 1, 2, 3 और 4 के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इन विषयों पर मेरे मित्र श्री जोशी ने जो कुछ आपसे पूर्वाह्न में बोला है, सिर्फ एक बात को छोड़कर उनसे मैं सहमत हूं। इन दोनों सदस्यों की किसी संख्या के बारे में मेरा कोई आग्रह नहीं है। मेरे विचार में हमें कोई निश्चित संख्या लेकर विचार शुरू नहीं करना चाहिए। यह संख्या सभी आवश्यक पक्षों पर विचार कर निश्चित की जानी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं एक बड़ा सदन बनाने के पक्ष में हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यह सदन विचार विमर्श का सदन होगा और इसलिए इसका गठन इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो और किसी एक खास हित के लोगों को ही ठूस ठास कर भर दिया जाए। एक बड़ा सदन बनाए जाने के विरोध में एक ही तर्क दिया गया है कि हमारा सदन कामकाजी सदन होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इस तर्क में कुछ वजन है और सदन की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें कितने सदस्य हैं, बल्कि इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि उसने अपने लिए कैसे विषय और कैसी कार्यप्रणाली निश्चित की है। इसलिए मैं उस विचार से उसकी सीमा नहीं बनाऊंगा। मैं जिस विषय पर खास तौर से बोलना चाहता हूं वह उप मद संख्या 4 है। मैं पहले उप मद संख्या 4 के भाग ख को लेता हूं जो इस प्रकार है। संघीय संरचना समिति को संघीय संविधान बनाने के संबंध में अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कितनी न्यूनतम संख्या में भारतीय राज्यों का शामिल होना आवश्यक समझा जाना चाहिए। यह एक प्रश्न है जिस पर से पर्दा नहीं उठाया गया है। हमें बताया गया है कि भारत का भावी संविधान संघीय संविधान होना चाहिए, लेकिन किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह उन लोगों का मत है जो इस बात पर जोर देते हैं कि संघीय रूप में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के पूर्व भारतीय राज्यों का शामिल होना एक लाजिमी बात है। जब तक मैं उन लोगों का दृष्टिकोण इस बारे में निश्चित रूप से न समझ लूं, तब तक मेरे लिए इस बारे में कुछ कहना कठिन है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं, तो मेरा उत्तर यह है कि संघीय संविधान लागू करने के लिए हमें किसी नियत संख्या में भारतीय राज्यों के शामिल होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि ब्रिटिश भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रश्न को तब तक बस्ते में बंद कर रखे रहेगा जब तक राजा महाराजा भारत की संघीय सरकार में शामिल होने का निर्णय नहीं कर लेते हैं। इसलिए भारत में संघीय सरकार शुरू करने के बारे में जो कुछ हमें करना है वह यह है कि हम संविधान में एक धारा ये जोड़ दें कि महामहिम की सरकार अपने आदेश से नए नए राज्यों को जैसे जैसे वह शामिल होने की इच्छा करेंगे संघ में शामिल कर लिया करेगी। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसी व्यवस्था कनाडा के संविधान में धारा 146 और 147 में और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 121 से 124 में की गई है। कनाडा के संविधान की धारा 146 में यह प्रावधान है कि 1867 में संघ के गठन के समय जो इकाइयां इसमें शामिल नहीं हुई थी और जो बाद में इसमें शामिल होने की इच्छुक हुई, उन्हें महामहिम की सरकार ने संविधान की इकाई के रूप में शामिल कर लिया था। मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की कोई धारा जोड़ दें तब संघीय संविधान कार्यान्वित करने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। यह राजा महाराजाओं की स्वतंत्रता के अनुरूप रहेगा कि वे संघ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अब बात साहब कहते हैं कि अब आइए उपमद संख्या 5 के भाग का पर विचार करें। इस बारे में महाराजा बीकानेर का ये सुझाव हमें मिला है कि संघ में चाहे एक या सभी राज्य शामिल हों, उन्हें उनके सारे मतों का अधिकार मिला होना चाहिए जो उनके लिए नियत किए गए हैं। अत्यंत विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है कि मेरे ख्याल से यह प्रस्ताव एक अजीब सा प्रस्ताव है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके बारे में मैं आदरपूर्वक ये कहूंगा कि यह एक निरर्थक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के बारे में जिसे मैं असाधारण कहना चाहता हूं, कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर एक भी महाराजा संघ में शामिल होता है और विधानमंडल में भाग लेता है, तब उसका एक मत संख्या के लिए सारे राज्यों के मतों के बराबर गिना जाएगा और ब्रिटिश भारत के निवासियों को
जो संघ में शामिल होंगे ऐसा कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा जिससे उन राज्यों में रहने वाले लोगों का भाग्य प्रभावित हो सके जिन्होंने इसमें शामिल होने का निर्णय नहीं किया है। यह एक अजीब एक तरफा व्यवस्था होगी। जो महाराजा इस विधानमंडल से बाहर रहता है वह इस प्रावधान के अधीन अपना मत प्राप्त कर सकेगा और अपने पड़ोसी महाराजा या सहयोगी को उसे अंतरित भी कर सकेगा जिससे वह महाराजा या सहयोगी ब्रिटिश भारत के भाग्य का फैसला कर सके। मेरा निवेदन है कि यह न्याय रहित है और इसमें कोई औचित्य नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है यह ऐसी बात है कि मैं इसकी सहमत कभी नहीं दे सकता। सामान्य साथियों, आप बस इतना महसूस कीजिए कि यदि बाबा साहब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ना होते तो इस तरह के अजीब और गरीब प्रस्ताव पारित हो जाते, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ही ऐसे घटिया, निरर्थक, अजीब व गरीब जो प्रस्ताव हैं वहां पर उठाए जा रहे हैं और कोई इस पे अपनी आपत्ति नहीं जता रहा है बाबा साहब के सिवाय। तो इसलिए मेरे साथियों, आप महसूस कीजिए कि बाबा साहब की भूमिका गोलमेज सम्मेलन में कितनी अहम थी। आप जरूर इस बात को महसूस कर रहे हैं। बस आगे कहते हैं कि जहां तक मेरा संबंध है यह ऐसी बात है कि मैं इसकी सहमति कभी भी नहीं दे सकता। सबसे सही और उचित बात तो यह होगी कि जो भी महाराजा संघ में शामिल होने के इच्छुक हैं उनका मतों के विशिष्ट कोटा तक सीमित रखा जाना चाहिए जो उन्हें ऐसी व्यवस्था के अधीन निर्धारित किया जाएगा जिसका प्रस्ताव माननीय मिर्जा इस्माइल ने किया है। अगर कोई महाराजा शामिल होता है और उसका एक प्रतिनिधि होता है तब यह एक मत देने का हकदार होगा। अगर महाराजाओं के वर्ग शामिल होते हैं और माननीय मिर्जा इस्माइल द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के अधीन इस वर्ग को 2 मत निर्धारित किए गए हैं तब इस वर्ग को वर्ग के रूप में शामिल होना होगा और इसे 2 मत से ज्यादा मत देने का अधिकार नहीं होगा। बाकी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में कम से कम मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि आखिर बाबा साहब की नजर में महाराजा बीकानेर द्वारा दिया गया प्रस्ताव, बाबा साहब ने यहाँ पर अजीब एक निरर्थक प्रस्ताव घोषित किया है, कहा है, डिक्लेयर किया है। आखिर महाराजा बीकानेर का प्रस्ताव था क्या? वो क्या कहना चाहते थे? आप 1 या 2 लाइन में कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। उन साथियों के प्रति हम विशेष धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जो लगातार न सिर्फ अंबेडकर संदेश को वॉच करते हैं, सुनते हैं, बल्कि कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भी लिखते हैं। साथ ही साथ सभी के प्रति आदर भाव धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के अंबेडकर संदेश को इस अपील के साथ कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से शेयर जरूर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।